हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फैक्ट्स विद ऋषभ पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, नेपाल में इस दिनों उथल-पुथल का माहौल है। जेन ज़ी प्रोटेस्ट ने मिलकर सरकार गिरा दी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकार गिरने के पीछे रीज़न क्या थे? और अब नेपाल का फ्यूचर पीएम क्या होगा? तो आज के इस यूट्यूब वीडियो में हम सरकार गिरने के पीछे का रीज़न, नेपाल का फ्यूचर पीएम और युवाओं के इस आंदोलन के क्या कारण थे, यह सभी जानेंगे। तो ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि इस समय नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता बढ़ती जा रही है, क्योंकि हाल ही में जेन ज़ी प्रोटेस्ट के कारण नेपाल के वर्तमान पीएम ने इस्तीफा दे दिया है और साथ ही नेपाल में दिनों दिन हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। यह राजनीतिक अस्थिरता पिछले कुछ समय में नहीं, बल्कि पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़ रही है, जिसका सबसे बड़ा रीज़न करप्शन, महंगाई और बेरोज़गारी है। यही कारण है कि यह घड़ा भरते-भरते एक दिन फूट गया और अब बाढ़ आ चुकी है। हमको सिखा रिया है। तो अब हम जानते हैं कि आखिर यह प्रोटेस्ट होने के पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या था। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस जेन ज़ी प्रोटेस्ट का जो सबसे बड़ा रीज़न था, वो था सोशल मीडिया रिस्ट्रिक्शंस, फ्यूल क्राइसिस और बढ़ती हुई बेरोज़गारी। जी हाँ, नेपाल की सरकार को यह बात कहीं न कहीं पता थी कि आज के टाइम में सोशल मीडिया सबसे बड़ा वेपन है और यह वेपन उनके अगेंस्ट काम कर रहा था, जो कि उनकी पोल खोल रहा था और सरकार जो करप्शन कर रही है, लगातार सोशल मीडिया उसे उजागर करने का काम कर रहा था। इसे देखते हुए सरकार ने इस खतरे को भाँप लिया और सोशल मीडिया ऐप जैसे कि इंस्टाग्राम जैसे बहुत से ऐप रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए थे, जिस कारण इसने युवाओं को और भी ज़्यादा भड़का दिया। साथ में फ्यूल क्राइसिस और बेरोज़गारी जैसी समस्याओं का सामना तो युवा कर ही रहे थे, लेकिन जब सोशल मीडिया भी रिस्ट्रिक्ट हुआ, तो इसके बाद युवा चुप बैठने पे के लिए राज़ी नहीं हुए और उन्होंने उतरकर सरकार पर ही धावा बोल दिया। यही सबसे बड़ा रीज़न था, करप्शन, बढ़ती हुई महंगाई और बेरोज़गारी। और जब बाद में इसको उजागर करने पर भी रोक लगाने की सरकार ने कोशिश की, तो युवा वर्ग हिंसा पे उतर आया और यही जेन ज़ी की सबसे बड़ी ताकत भी है। तो अब बात करते हैं कि आखिर यह प्रोटेस्ट से हुआ क्या-क्या और सरकारें कैसी गिरी। तो जब युवाओं ने यह डिसाइड किया कि अब वो चुप नहीं बैठेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे और सरकार के अगेंस्ट एक्शन लेंगे, तो युवाओं ने सबसे पहले काठमांडू जैसे शहर में उग्र प्रदर्शन किए। यह प्रदर्शन जब पुलिसकर्मियों ने रोकने की कोशिश की, तो पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारियों के बीच भी झड़प हुई। इसमें कुछ लोग घायल हुए, कुछ लोगों की मृत्यु हुई। इसने इस आंदोलन को और भी ज़्यादा उकसा दिया और यह आंदोलन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पार्लियामेंट तक में आग लगा दी गई। यह आज तक का सबसे विध्वंसक दृश्य था, जहाँ किसी सरकार के पार्लियामेंट पे ही आग लगा दी गई। इसमें ऐसा बताया जा रहा है कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार, हालाँकि यह बात पूरे दावे के साथ नहीं कही जा रही, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ने बताया कि इसमें इस डोमिनेंस का शिकार या प्रधानमंत्री की पत्नी भी हुई, जो उस पार्लियामेंट में ही मौजूद थीं। हालाँकि इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई, लेकिन जैसे-जैसे ये उग्र प्रदर्शन बढ़ता गया और युवाओं ने सरकार, यहाँ तक कि पीएम और उससे जुड़े जितने भी लोग हैं, सबको नुकसान पहुँचाने की कोशिश की। इस बढ़ते हुए प्रदर्शन को देखते हुए वहाँ के प्रेज़ेंट सीएम केपी शर्मा ने रिज़ाइन करने का फ़ैसला किया और उन्होंने कुछ ही देर में यह डिसाइड किया और इस्तीफ़ा पत्र भी दे दिया, जिस कारण वहाँ की सरकार गिर गई। तो यही वहाँ की सरकार गिरने का सबसे बड़ा रीज़न था। जेन ज़ी प्रोटेस्ट ने, एक बात तो माननी पड़ेगी कि जेन ज़ी प्रोटेस्ट ने नेपाल की पूरी सरकार की करप्शन और सरकार की तोड़ दी कमर। वैसे आप जो सोचा है वो भी ठीक ही है। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या नेपाल के इस प्रदर्शन का भारत पर भी असर पड़ेगा? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच जो सबसे बड़ा संबंध है, वो है पर्यटन का। जी हाँ, बहुत से भारतीय अक्सर वेकेशंस बनाने काठमांडू जैसी ऐतिहासिक जगहों पर जाते हैं और जब से यह उग्र प्रदर्शन चालू हुए हैं, तब से यात्रियों की यात्राएं प्रभावित हो रही हैं। साथ ही साथ सुरक्षा सीमा और व्यापारिक सीमाओं में भी लेन-देन के काम में लगातार प्रभाव देखा जा रहा है, जो इतने अच्छे से पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो ये ज़रूर भारत को भी थोड़ी ना थोड़ी क्षति तो पहुँचाएगा और उनको भी प्रभावित करेगा। हालाँकि ज़्यादा क्षति है नेपाल को ही पहुँचाने वाला है। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल है, जो इस समय ट्रेंडिंग है सोशल मीडिया पे, कि जब से नेपाल के प्रेज़ेंट पीएम ने रिज़ाइन किया है, तब से यही सवाल ट्रेंड कर रहा है कि अब अगला पीएम कौन होगा। हालाँकि इस पे कुछ नाम जो चर्चा में लगातार हैं और सामने आ रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा जो नाम है, वो पुष्पकमल दहाड़, केपी ओली और शेर सिंह देउवा का है। हालाँकि ये पिछले प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी हैं। जेन ज़ी हैं, वो यही चाहते हैं कि चुनाव एकदम पारदर्शिता के साथ हों और इस बार चुनाव में पुराने ढर्रे को हटाते हुए और पुराने नेता जो करप्शन को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, उन्हें साइड करते हुए किसी युवा, एजुकेटेड, स्मार्ट और पढ़े लिखे नेता को मौका मिलना चाहिए पीएम बनने का। यानी कि इनडायरेक्टली मेरी ही बात हो रही है, आप ऐसा मान सकते हैं। अबे साले, तभी मेरा माफ करना। तो हालाँकि जब तक चुनाव नहीं होते हैं, तब तक इस पे स्पष्ट कुछ भी कह पाना पॉसिबल नहीं है, या जब तक हमें इस पे कोई स्पष्ट अपडेट नहीं मिल जाती, लेकिन चर्चाओं में इन्हीं वरिष्ठ नेताओं के नाम बताए गए हैं फ्यूचर पीएम बनने के लिए। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो मोरल ऑफ द स्टोरी निकलता है, वो यही है कि
जब युवा जागते हैं तो वो किसी भी देश की सत्ता तक को पलटाने और पूरा तख्त पलटने का दम रखते हैं। हमारे जेनज़ी की यही सबसे बड़ी ताकत है कि यदि यह सड़कों पर उतरते हैं, यह भ्रष्टाचार के अगेंस्ट उतरते हैं, तो ये पूरा इतिहास भी बदलने की क्षमता रखते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नेपाल में सुधार होंगे? क्या नेपाल की हालत अब पहले से बेहतर होगी? और नेपाल का फ्यूचर पीएम कौन होने वाला है? आपको क्या लगता है? जो भी लगता है कमेंट में बताइए। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।